हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने यूट्यूब पर ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ सर्च करिए और वहाँ पर आपको सारी ही वीडियोज़ उसी सीक्वेंस में मिल जाएंगी जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दे रखा है। हर साल बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत क्लास में सुनने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि एनसीईआरटी की एक लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, उसी बात को जहन में रखते हुए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट की। और इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाते हैं, बस उतनी ही बात बताते हैं जितना कि एनसीईआरटी में दे रखी है। बहुत दफ़ा बस ऐसा होता है कि उस बात को समझाने के लिए कुछ दूसरी पीवाईक्यूज से रेफरेंस ले लिया जाता है ताकि बात अच्छे समझ में आ जाए। पिछली क्लासेस के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपने मेंडल के बारे में सुना और ये सुना कि मेंडल ने पहली बार 1866 में 65 में पेपर पब्लिश होने के लिए दिया था, 66 में लोगों के सामने आया था, दुनिया वालों को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में बताया, जो कि आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं कि चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। उस ज़माने में मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर्स। ठीक है, इधर स्टार्टिंग में यही बताया कि जब मेंडल की रिसर्च आई थी और 1866 में लोगों ने देखा सुना इनहेरिटेंस के बारे में, बात देखा तो नहीं सुना इनहेरिटेंस के बारे में, उसी ज़माने में 1869 में फ्रेडरिक मीस्चर ने न्यूक्लिन के बारे में बताया। मतलब उसने न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर को आइसोलेट किया और उसके एसिडिक नेचर की वजह से बाद में उसको नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया गया था। यानी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ डीएनए की। 1865 में मेंडल की रिसर्च आई थी और 1869 में डीएनए को आइसोलेट भी कर लिया गया था फ्रेडरिक मीस्चर के द्वारा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये ही वही चीज़ है जिसके बारे में फैक्ट मेंडल बता रहा है कि ये एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। तकरीबन 100 साल लगे चीज़ों को समझने में। एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ। फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुए और हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट हुआ, मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट हुआ। इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बात की जाएगी कि किस तरीके से बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल का पता चला। एनसीईआरटी में शुरुआत में ये बताया गया कि जब मेंडल की रिसर्च आई, उसका फ्रेडरिक मीस्चर वाली बातें भी आई, तो लोगों को पता तो चल गया था कि जेनेटिक मटेरियल कोई चीज़ है, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चल पाया था। तकरीबन अगले 100 साल में जब मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी हुई तब जाके थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई। और वो जो एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको एनसीईआरटी लिखा प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक सपोज जेनेटिक मटेरियल है। फाइनली कल्मिनेटिंग लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब जो फाइनल स्टेट पे पहुँचे कि हाँ वाकई डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जा सकता है। डीएनए और आरएनए दो लफ्ज़ आपने पहले भी 9-10 में सुने होंगे। डीएनए इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बने होते हैं। जब हम एक बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो एक न्यूक्लियोटाइड में खुद 3 चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है उसके अंदर, और एक फॉस्फेट। वो तीनों आपस में जुड़ते हैं और तब जाके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो इसी को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड इधर और एक न्यूक्लियोटाइड उधर, वो आपस में जुड़ा होता है तो न्यूक्लियोटाइड का पेयर बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड पेयर को एनसीईआरटी ने बहुत जगह बेस पेयर लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बात बताई गई। इन द प्रीवियस चैप्टर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन की बात कर रहे हैं, यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स। आपने इनहेरिटेंस का पैटर्न और उसका जेनेटिक बेसिस के बारे में पढ़ा। एट द टाइम ऑफ मेंडल के ज़माने में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। नेचर ऑफ दोज फैक्टर यानी कि वो क्या चीज़ है, उसके बारे में मेंडल के ज़माने में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। और मेंडल की बात जो नहीं मानी थी बहुत सारे लोगों ने, उसकी वजह यही थी वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था कि एक्चुअल में क्या है, ये किससे बना हुआ है। और द नेक्स्ट 100 ईयर, अगले 100 सालों में, द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव मतलब कि सपोज्ड जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड, कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन, कल्मिनेटिंग मतलब जो फाइनल स्टेट पे बात पहुंची, दैट डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। अगले 100 साल एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे इन्होंने एक गुंजाइश भी लगाई है, एटलीस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसलिए कि आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। एटलीस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी लाइन को कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, और ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमोन्यूक्लियोटाइड। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लिक एसिड की जब बात होगी तो 2 न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम में फ़र्क इस वजह से कि आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट वो राइबोज शुगर,
डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है पेंटोज शुगर, वो है डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर में फ़र्क होता है कि इसमें 2 नंबर कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर ये मौजूद नहीं होता है। एक डायग्राम के जरिए चीज़ों को समझ लें, पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यही वो 2 न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गन पाए जाते हैं। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ही वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। बाकी जितनी मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई है, पूरा एनिमल किंगडम, पूरा प्लांट किंगडम, पूरा फंजाई, पूरा बैक्टीरिया का किंगडम मौजूद है, ये सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपको डीएनए मिलेगा। इसलिए डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर भी इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे। गड़बड़ी ये हो जाती है कि मोस्ट की जगह वो कर सकता है ऑल, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इधर ही मैंने बताया था कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर वो ऑल द ऑर्गेनिज्म कर जाएंगे तो भी ये लाइन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। RNA दो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। RNA भी एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर, सम वायरस मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर। RNA का जो काम है वो मैसेंजर का काम है। मैसेंजर का मतलब ये है कि जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप 12th रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको ये बात शायद बहुत अच्छी ना लगे सुनने में। ड्रॉपर वाला बच्चा जानता है कि इस तरह की बात है, उसको पिछले साल भी सुनाई गई थी। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से डीएनए बनता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और 3 तरीके के आरएनए लिविंग ऑर्गन बनते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आता है और ये 80 डिफरेंट प्रोटीन के साथ जोड़कर बना लेता है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है उसे बनाने में आरआरएनए की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम ये कह सकते हैं आरएनए का स्ट्रक्चरल रोल भी है। एम से है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए आके उसी राइबोसोम से जुड़ जाता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी के हिसाब से खास अमाइनो एसिड राइबोसोम पर आके जोड़ते हैं और फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ने से प्रोटीन बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि 9th क्लास से आप सुनते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कोई सा भी अमाइनो एसिड आके जुड़ जाएगा। उसका पूरा पूरा वाले ने एक सीक्वेंस फिक्स कर रखा है, वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में डीएनए के अंदर। डीएनए से बनता है फिर एक आरएनए और फिर उसके हिसाब से खास अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में आते हैं। जैसे कि अगर आरएनए पर है कोड AUG तो मीथेनिन अमाइनो एसिड आएगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप 12th रेगुलर के स्टूडेंट तो शायद बहुत मज़ा ना आ रहा हो, आगे क्लास में धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने कौन सा अमाइनो एसिड किस नंबर पे लगना है वो सब भी फिक्स कर रखा है जेनेटिक कोड्स की शक्ल में, और जिसकी इन्फॉर्मेशन डीएनए आरएनए में मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली फंक्शन एज द मैसेंजर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो mRNA है वो राइबोसोम से आगे जुड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इनका जो सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से खास अमाइनो एसिड आके जुड़ता चला जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जो RNA है मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। ये NCERT की लाइन है तो आपको याद रखनी है। RNA हैज़ एडिशनल रोल एज वेल, इट फंक्शन एज ए एडेप्टर। एडेप्टर लफ्ज़ उसे बोलते हैं, जैसे कि आपको मोबाइल का जो चार्जर जिसे हम घरों में बोलते हैं उसे एडेप्टर है एक्चुअल में, क्योंकि जो बोर्ड में एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे आपको मोबाइल तक ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। वही काम इसका ट्रांसफ़र आरएनए का है, यानी tRNA की यहाँ बात चले एडेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर, कि जब mRNA राइबोसोम से आगे जुड़ जाता है तो उसके ऊपर कौन सा कोड है वो पढ़ने के लिए tRNA आता है, और tRNA फिर साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो एक जगह इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, दूसरी जगह से अमाइनो एसिड को लेकर आता है, तो बीच वाला मीडिएटर का काम कर रहा है, इसलिए tRNA को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल बोला गया है आरआरएनए की वजह से, क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम बनाने में मदद करता है। एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कैटालिटिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये है कि ये एक एंजाइम की तरह भी काम करता है। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ आरएनए ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो कि एज ए एंजाइम काम करते हैं, उन्हें राइबोजाइम बोला जाता है। इस चैप्टर के अंदर आप सुनेंगे आगे क्लासेस में SNRNA का जिक्र होगा, वो एक राइबोजाइम है, यानी कि एक आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा हम चीज़ों को समझते रहेंगे साथ में। तो यहाँ पर जो बात समझने की थी आपकी वो ये कि ज़्यादातर आरएनए मोस्टली फंक्शन मैसेंजर, इस वाली बात को इन्होंने mRNA से रिलेटेड वाली लाइन कही है। स्टेटमेंट NCERT की, तो आपको उसे करेक्ट मानना होगा। एडेप्टर मॉलिक्यूल ये इन्होंने कहा आरएनए को tRNA की वजह से, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल इन्होंने बोला है ये आरआरएनए की वजह से। तो 3 तरीके आरएनए होते हैं, ऐसा आप अपने जहन में बात को बैठा लीजिए। इन सम केसेस द कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है एंजाइम के तौर पर। कुछ आरएनए एंजाइम की तरह काम करते हैं, इनको हम कह सकते हैं आरएनए एंजाइम, या फिर इन्हें बोला जाता है राइबोजाइम। आरएनए एंजाइम या फिर राइबोजाइम। आप जब पढ़ेंगे
ट्रांसलेशन तो वहाँ भी सुनेंगे। राइबोसोम के अंदर ही बाकायदा एक आरएनए है, जैसे प्रोकैरियोट में 23S आरएनए, जो कि अमीनो एसिड को जोड़ने में, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने में मदद करता है। उसका नाम ही है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। वो एक आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा एक और है SNRNA। जब टॉपिक आएगा तो आप सुन लेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। मैं बताता हूँ आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 11th क्लास में आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड के दिखा रखे हैं, जैसे प्यूरीन्स हैं, एडेनिन गुआनिन वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पैरामिडीन्स, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, उस तरफ ये बात कर रहे हैं। एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। और ये कैसे आपस में जोड़ते हैं, मतलब कि जो पेंटोज शुगर है, जैसे कि चाहे राइबोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज शुगर, उसके पहले कार्बन पर आगे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। फिर 5वें कार्बन पर आगे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, फिर ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड से जुड़ेगा, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ेगा, और जब ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तब जाके बनता है न्यूक्लियोटाइड। उस तरफ ये बात कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है डिटेल में। और इसके अलावा रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये सब टर्म आएंगे इस चैप्टर के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ भी आगे, ट्रांसक्रिप्शन। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। वो जेनेटिक कोड एमआरएनए पर होंगे, जिनके कोड को पढ़ेगा टीआरएनए, साइटोप्लाज्म अमीनो एसिड को लेकर आएगा, तब राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस हो पाती है। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, किस तरीके से रेगुलेट होते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of the human genome during the last decade has set in a new era of genomics। इधर लास्ट में टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 13 साल का प्रोजेक्ट हुआ था जिसके अंदर ह्यूमन जीनोम को, यानी जो हमारा हैप्लॉइड साइड है क्रोमोसोम का, उसके अंदर जो मौजूद है न्यूक्लियोटाइड, उनका सीक्वेंस ही पूरा पढ़ लिया गया है। और फिर उसे पढ़कर बहुत सारी नई चीज़ें बताई गई जिनके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में सुनेंगे। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल ऑल्सो बी डिस्कस। वही बता रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन सबको लास्ट में चैप्टर में बताया जाएगा। लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज द डीएनए। तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है आपके नीट एग्जाम में कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम इज, तो आपको आंसर लगाना है डीएनए, कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम इज डीएनए। इन सब्सिक्वेंट सेक्शन यानी आगे के टॉपिक्स में वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। कह रहा हूँ आगे केसेस में हम ये बताएंगे, मतलब ये बताएंगे क्यों आरएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल नहीं, क्यों डीएनए बेहतर, वो डीएनए की तारीफ होगी, आरएनए की बुराइयाँ बताई जाएंगी। इसी वजह से ज़्यादा लिविंग ऑर्गन के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर ही है। तो इसलिए यहाँ से आपके मतलब का एक सवाल निकल सकता है कि द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल इज़। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल इज़, तो आप आंसर रखेंगे यहाँ पर भी डीएनए। एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेशनशिप विद आरएनए, क्या इसकी रिलेशनशिप आरएनए के साथ, यानी आपको यहाँ पर ये सिखाया जाएगा किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है। अगर वहाँ पर ए है तो आरएनए पर टी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से चीज़ों को समझाया जाएगा। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं और अगली वीडियो के अंदर आपको पूरी चीज़ों को थोड़ा सा पहले समझाएंगे, फिर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।